तो विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है कि जीव जिस जिस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। तो लोड स्टोन चुंबक पत्थर कहा जाता था, उसमें चुंबकीय शक्ति को सबसे पहले देखा गया, जाना गया। ये जो द्रव्य होते हैं, ये इनका जो सबसे छोटा रूप होता है वो एटम यानी कि परमाणु के रूप में जाना जाता है। मिट्टी के मटके से लगातार वाष्पीकरण होता रहता है, इस वजह से जो है वहां पर वो मटका ठंडा बना रहता है और उसके अंदर रखा पानी भी ठंडा रहता है। ये 12 चैप्टर थे। इन 12 चैप्टर्स में क्या क्या चीजें दी गई हैं, मोटी मोटी सारी चीजें मैंने आप लोगों को समराइज कर ली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? संपूर्ण एनसीईआरटी एक क्लास में इस बैच में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम लोग साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को मैं समराइज करूंगा आपके लिए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ विज्ञान और तकनीक का आधार बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप इस क्लास को करते हैं तो मुझे पता है कि आप साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करेंगे, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते चलेंगे। लेकिन अगर आप इसका क्लास का पीडीएफ नोट को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा फ्री बैच में इनरोल हो सकते हैं, जो कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज फ्री बैच है। इसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और हमारे जो भी पीडीएफ हैं, हर सब्जेक्ट के जो एनसीईआरटी के पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो इस बैच का लिंक है, ये पूरी तरीके से फ्री बैच है और इस फ्री बैच का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप बहुत ही बेसिक से और कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए बिल्कुल आधार से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रारंभ 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूपीएससी की 2028 की परीक्षा को टारगेट करता है। और इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपके हर तरीके की टेस्ट सीरीज वगैरह इसके अंदर शामिल होंगी। ये 2028 को टारगेट करता है यूपीएससी की परीक्षा को और इसकी अभी जो फीस है वो मात्र 29,999 रुपए है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं और बढ़िया आधार दे सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर की अगर बात की जाए तो पहले चैप्टर में क्लास 6 के एनसीईआरटी में विज्ञान का अनूठा संसार, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें विज्ञान की सबसे पहले परिभाषा दी हुई है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। इसका मतलब यह है कि विज्ञान वो एक तरीके से कहा जाए तो वो सब्जेक्ट है जिससे कि हमें इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो भी मेरे सामने मौजूद है, जो मेरे बियॉन्ड मेरे सामने मौजूद है, मतलब कि सामने मैं इस वक्त मान लीजिए कि सामने रखा हुआ ग्लास देख पा रहा हूं, सामने रखी हुई बॉटल देख पा रहा हूं, सामने रखी हुई स्क्रीन देख पा रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमें दिख रही हैं, ये कैसे बनी हैं, किन चीजों से बनी हैं, इनको बनाने में क्या रहस्य है, इसको भी समझना विज्ञान है। और साथ ही साथ जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूं लेकिन इस ब्रह्मांड में मौजूद है, चाहे वो अंतरिक्ष में तारे हों, चाहे वो ब्लैक होल हो, चाहे कुछ भी हो, उसको समझना, उसको जानना, उनके फैक्ट्स का पता करना भी विज्ञान है। तो विज्ञान जो है वो देखने, सोचने और समझने का कार्य है, एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों को खोलता है। अगर मैं आगे बात करूं तो आप मरुस्थल में चले जाइए, आप जो है वो
समुद्र तट पर चले जाइए, समुद्र के भीतर चले जाइए, या आकाश गंगा जो हमारी है मौजूद है, जिसमें बहुत सारे तारे, बहुत सारे जो है वो पिंड मौजूद हैं, उन सब को सोचना, समझना, उनके रहस्यों को जानना जो है वो विज्ञान है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के हिसाब से। इसके अलावा विज्ञान जो है वो हर जगह है। विज्ञान अगर आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, इवन कि अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन ग्रहण करने में भी विज्ञान है, भोजन में भी विज्ञान है। भोजन में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो पोषण आता है, जिसकी वजह से वो पौष्टिक बन पाता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उसमें स्वाद आ पाता है। ठीक है, तो ये सब समझना भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। इसको बनाने की विधियां क्या है, ये सब चीजें जो है विज्ञान के अंदर आता है। अगर आप बैठे हुए हैं और आप एक पेन से लिख रहे हैं तो वो पेन कैसे बनी, वो पेन कैसे इंक को आपके कॉपी में निकाल रही है जिसकी वजह से आप लिख पा रहे हैं, ये सब भी क्या है, इसको समझना जानना भी विज्ञान है। तो मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिक साइंस के बारे में बताया गया है कि विज्ञान आखिर क्या है। विज्ञान वो सब कुछ है जो भी चीजें इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, आसपास मौजूद हैं, उनको सोचना, समझना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब विज्ञान है। तो इस चैप्टर के अंदर बस आपको इस विज्ञान के बारे में बताया गया है कि विज्ञान क्या है, कैसे है, और क्या है और कहां कहां विज्ञान हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है दूसरा चैप्टर जिसका है सजीव जगत में विविधता, यानी कि इसमें विविधता के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में समझाया गया है कि हमारे चारों तरफ जो हम जीव जंतु इस वक्त देखते हैं, पर्यावरण देखते हैं, एनवायरमेंट देखते हैं, उसके अंदर कैसे विविधता पाई जाती है, डायवर्सिटी पाई जाती है, वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई है। तो अगर बात की जाए तो बायोडायवर्सिटी क्या है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि चारों ओर पौधों, जीव जंतुओं में जो विशाल जो ये जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, इन्हें ही जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ इसमें इन जीवों में समानताएं पाई जाती हैं, कुछ जो है असमानताएं पाई जाती हैं। समान जीवों को अलग तरीके से हम अध्ययन करते हैं और जो असमान जीव होते हैं उनको अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। अब जैसे पौधों के वर्गीकरण और उनकी संरचना पर इसमें बात की गई है, तो पौधों के वर्गीकरण या संरचना की अगर बात की जाती है तो इसमें जैसे हमारी जो पौधे, अब हमने कह दिया कि पौधे हैं, इनके अंदर पत्तियां दिख रही हैं, इनके अंदर जो है वो जड़ें दिख रही हैं, इनके अंदर जो है फूल दिख रहे हैं, तो हमने पौधा कह दिया। लेकिन पौधों में भी विविधता पाई जाती है और पौधों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे अगर हम बात करें वृद्धि के आदतों के आधार पर, यानी कि कैसे जो है पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, उसकी आदतों के आधार पर देखें तो पौधे बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे शाक होते हैं जिन्हें हर्ब्स कहा जाता है, छोटे होते हैं और कोमल तने वाले होते हैं। तो छोटे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें शाक कहा जाता है। झाड़ी उन्हें कहा जाता है जो मध्यम ऊंचाई के होते हैं और कठोर तने वाले होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में जो है हम लोग जो है श्रब्स कहते हैं। इसके अलावा वृक्ष क्या होते हैं, ऊंचे और मोटे तने वाले होते हैं। तने वाले जो भी पौधे होते हैं उनको हम लोग वृक्ष की कैटेगरी में यानी ट्रीज की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इसके अलावा कुछ कमजोर तने वाले पौधे होते हैं जो कि किसी एक जगह पर चढ़ने का काम करते हैं, तो उन्हें आरोही क्लाइंबर्स कहा जाता है या उन्हें लताएं कहा जाता है, क्रीपर्स कहा जाता है। तो ऐसे भी पौधे मौजूद होते हैं जिनका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा पतला, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पेड़ पौधों में भी विविधताएं पाई जाती हैं और अलग अलग विविधता वाले पौधों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। इसके अलावा और भी कैटेगरी, और भी तरीकों से जो है वो पौधों को बांटा जा सकता है। जड़ों के प्रकार से बांटा जा सकता है, पत्तियों के प्रकार से बांटा जा सकता है, बीजों के आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधा होता है जिसे डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स पौधे बोलते हैं या बीज बोलते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जिनके बीजों को अगर आप लोग देखें तो ये जो बीज होते हैं बच्चों, इनकी बात की जाए तो ये इनके अंदर ये जो दोनों अलग, जैसे आपने चना ले लिया, अब चने का एग्जांपल लिया, चने को आपने रात में भिगो दिया, चने को जब आप सुबह उठते हैं और उसको ऐसे छील देते हैं, उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर होती है उसको छील देते हैं, तो उसमें दो जो है मोटे मोटे दाने नजर आते हैं। तो वो जो मोटे मोटे दाने होते हैं वो कॉटिलेडन या बीज पत्र कहलाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, इन्हें ही बीज पत्र कहते हैं। तो कितने दाने निकलते हैं जब आप एक चने को छीलते हैं तो उसमें कितने दाने निकलते हैं, दो बीज
दो दाने निकलते हैं, इन्हें बीजपत्र कहा जाता है। तो क्योंकि दो बीजपत्र मौजूद हैं तो ऐसे पौधों को द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज जो निकलते हैं उनमें दो बीजपत्र होते हैं, ऐसे पौधों को द्विबीजपत्री पौधा बोला जाता है। तो जैसे चना हो गया, मटर हो गया, जितनी दालें हो गई, जो आपका सेम हो गई, बीन्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा आपने कुछ पौधे होंगे उनके सीड्स को देखा होगा, तो वो जो सीड्स होते हैं वो कुछ ऐसे टाइप के होते हैं। जैसे आप मक्के की सीड को देखें, मक्का देखिए तो एक, तो इसके अंदर जो बीजपत्र होते हैं वो सिर्फ एक होता है। तो ऐसे पौधों को एक बीजपत्री पौधा बोलते हैं। मतलब ये है एक बीजपत्र पौधा बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जैसे कि आपका गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, आपका मक्का हो गया, ये एक बीजपत्री पौधा कहलाता है, एक बीजपत्री पौधा कहलाता है। तो हम इस तरीके से पौधों के बीजों को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, उनको विभाजित कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि ये एक बीजपत्री पौधा है या द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी होप। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें हम लोग आवास और अनुकूलन की बात करें तो आवास में भी विविधता पाई जाती है। आवास क्या होता है, वह स्थान जहां कोई जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। तो आवासों के आधार पर भी देखें तो अलग अलग जीव जो है अलग अलग हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, वहां के हिसाब से अपने आप को रहने के योग्य बना लेते हैं। तो आवास के आधार पर भी विविधता पाई जाती है। जैसे मरुस्थल है तो मरुस्थल में बहुत सारे जीव हैं जो है, जैसे ऊंट वहां पर पाया जाता है तो उसके लंबे पैर होते हैं जिससे कि वो रेत में धंसे नहीं। इसके अलावा जो है उनके कुबड़ में जो है भोजन, जो कुबड़ निकला होता है ना, जब आपने उसको देखा होगा, ऊंट को देखा होगा तो ऐसे उसका ऐसे कुबड़ निकला होता है। तो ठीक है, तो ये जो ऊंट का कुबड़ निकला होता है इसमें पानी और साथ ही साथ फैट और साथ ही साथ भोजन जो है वो संचित रहता है कि अगर मान लीजिए कि मरुस्थल में किसी तरीके से अगर कभी खाना भोजन नहीं मिला तो वो अपने इन फैट को गलाकर उसकी बॉडी जो है सर्वाइव कर सके। तो मतलब यह होता है कि अलग अलग आवास में भी जो जीव जंतु होते हैं अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और उसी के साथ से अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। पर्वत वाले जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष देखिए, देवदार देखिए तो हमेशा शंकुआकार होते हैं, ऐसे पौधे पाए जाते हैं। ऐसे पौधे आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे करते करते वो शंकुआकार, उनकी वो कुछ इस तरह से होते हैं ताकि जब बर्फ गिरे तो बर्फ जो है वो गिरने के बाद, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ जब इस पर गिरती है क्योंकि पहाड़ियों में ठंड पाई जाती है, तो जब इसमें बर्फ गिरे तो यह बर्फ आसानी से इस पर टिके नहीं बल्कि वो जमीन पर गिर जाए जिससे कि ये पौधे जो हैं वो कम तापमान में भी सरवाइव कर सके। तो इस तरीके से जो विविधता होती है, जैव विविधता होती है, बायोडायवर्सिटी होती है, उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो अपने आप को, ये विविधता कैसे मेंटेन होती है, इसलिए इस तरह से मेंटेन होती है कि जीव जिस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। जल की अगर बात की जाए तो मछलियों का शरीर हमेशा धारा रेखित होता है, धारा रेखित का स्ट्रीम लाइन जिसे बोलते हैं, जिससे कि वो आसानी से पानी को चीरते हुए, मतलब कुछ इस तरीके से होता है जिससे कि ये आसानी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सके। तो पानी में रहने के लिए इस तरह से मछली ने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग विविधता पाई जाती है, अलग अलग तरीके से जीव जंतु अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, बहुत सारे, मतलब ये जैव विविधता का नाश ना हो, कहीं पर जैव विविधता को हमेशा नुकसान होने लगता है। कभी कभी इंसान जो है वो जैव विविधता को खुद ही घर बना रहा है, बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है, जंगलों को काट रहा है। तो इस तरीके से जब जंगल कटेंगे तो जैव विविधता का नुकसान होगा, उसके जानवर, उसके जो पेड़ पौधे होंगे वो कहां जाएंगे। तो इसलिए खासकर कि मनुष्यों के द्वारा जैव विविधता का नाश बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो उसको संरक्षित करने के लिए बहुत सारे आंदोलन भारत में चलाए गए, जैसे साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन चलाया गया जैव विविधता को की रक्षा करने के लिए, ये केरला में चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारत में बाघों को जो है, बाघों की पहले पोचिंग बहुत ज्यादा की जाती थी, यानी कि जो बाघ होते थे उनके उनके जो नाखून होते थे, उनके दांत होते थे, उनके जो खाल होती थी, उनका व्यापार किया जाता था, तो इसलिए उनका शिकार किया जाता था। तो इस तरह से भारत में बाघ धीरे धीरे खत्म होने लगे। लोग जो है वो मजे के लिए भी इसका शिकार करते थे, तो उनको संरक्षित करने के लिए बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई, फिर चलाई गई। इसी तरह से भारत में इसी जो है वो पोचिंग की वजह से, साथ ही साथ जो है वो शिकार की वजह से ही चीता जो है भारत में पाया जाता था, लेकिन चीता पूरी तरह से समाप्त हो गया। पूरे एशिया में चीता, कहीं पहले भारत में बहुत अधिक मात्रा में चीता पाया जाता था, लेकिन बाद में चीता पूरी तरह से खत्म
खत्म हो गए, तो उनको पुनर्वास परियोजना चलाई गई। अफ्रीका से चीता लाकर अब 2022 में जो है हम लोग कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में मौजूद है वहां पर चीता का पुनर्वास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है साउथ अफ्रीका से जो है चीते लेकर आए हैं, तो ये सब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, क्यों चलाए जा रहे हैं? ये एक तरीके से जैव संरक्षण पर, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा पवित्र उपवन, सेक्रेट ग्रुप्स हैं। जब आप जनजातीय क्षेत्रों में जाएं, खासकर कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, जैसे कि आपका ये आ जाता है जहां पे सेवन सिस्टर्स पड़ती हैं, मतलब आसाम के आगे के जो भी मेघालय है या वो आपके जो मणिपुर है, इन सब जगहों पर आप चले जाइए तो वहां पर जो जनजातीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने एक पर्टिकुलर एरिया में किसी की एंट्री जो है प्रोहिबिटेड कर देते हैं। जंगल का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसमें पूरी जो है कोई भी इंसान इंटर नहीं कर सकता है, और अगर इंटर भी कर गया तो वहां पर जमीन पर अगर कोई सड़ी चीज भी है तो उसको भी उठाकर वो यूज नहीं कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। तो ऐसी जगहों को सेक्रेट ग्रुप्स कहा जाता है या संरक्षित वन कहा जाता है, कि जहां पर मतलब माना यह जाता है, उन जनजाति लोगों का मानना है कि प्रकृति की चीज प्रकृति में जो है वो मिल जाएगी, लेकिन कोई बाह्य जो है जो इस जंगल का बाहर का होगा वो इसका यूज नहीं कर सकता है। मतलब अगर वहां पे फल गिर गया तो आप फल उठाकर खा नहीं सकते हैं, अगर खा लिया तो वो मानते हैं कि उनके देवता का अपमान हो गया और फिर वो आपको जान से मार देंगे। तो ऐसे सेक्रेट ग्रुप्स जो होते हैं ये एक तरीके से प्राचीन, एक तरीके से कहा जाए तो एक प्राचीन प्रक्रिया है या एक रिचुअल है, जिसमें क्या किया जाता है, वन को संरक्षित किया जाता है। वन को देखने में हमें लगती है कि बहुत खतरनाक चीज है कि भैया एक फल उठाने की वजह से किसी को मार दिया, लेकिन वो अपने ये जो कड़े नियम बना रखे हैं, उसी कड़े नियम की वजह से वो बायोडायवर्सिटी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको मोहलत दे दें तो आप पूरा जंगल साफ कर लीजिए। तो इसलिए सेक्रेट जो उपवन है, सेक्रेट जो ग्रुप्स हैं, उनको इसीलिए बनाया जाता है कि हमारे जो पर्यावरण का संरक्षण हो सके, बायोडायवर्सिटी जो है वो मेंटेन हो सके। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोडायवर्सिटी पर काफी काम किया, जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जैसे जानकी अमाल हैं। उन्होंने भारत की जो बायोडायवर्सिटी है, खासकर की पादप विविधता है, यानी कि आपके जो प्लांट की जो डायवर्सिटी है, उस पर बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, तो जानकी अमाल का नाम जाना जाता है। इसके अलावा सालिम अली हैं, बिल्कुल मेरे नाम से ही इनका नाम है। ठीक है, मतलब मैं इनके नाम से हूं, मैं इनकी बराबरी क्या कर पाऊंगा, या कोई भी ऐसा नहीं अभी तक है। इन्हें जो है बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा गया। ठीक है, बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा गया, भारत का पक्षी पुरुष इनको कहा गया। इन्होंने पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियों पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, उन पर किताबें लिखी और उनको संरक्षित करने का काम किया। तो फाइनली जो है सालिम अलीम जो है वो भारत के पक्षी पुरुष कहलाते हैं। इन्होंने बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने पर बहुत ज्यादा काम किया। फिर आ जाता है तीसरा चैप्टर, आ जाता है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। ठीक है, इसमें एक संस्कृत का जो है वो सुभाषित का एक श्लोक दिया हुआ है, जिसका मतलब है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। यह संस्कृत का एक श्लोक है और उसका जो है यहां पर एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में सबसे पहले यहां पर उसको यहां पर लिखा गया है। तो मतलब जो समय के हिसाब से, समय के अनुकूल, स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, वही निरोगी होता है, उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होने पाता है। तो इस चैप्टर में जो है वो फूड पर बात की गई है। स्वस्थ जीवन के लिए जो का आधार जो है वो माना गया है कि भोजन को माना गया है, पौष्टिक भोजन को माना गया है। तो उस पर यहां पर चर्चा की गई है। तो अगर बात की जाए, यहां पर चर्चा की गई है, तो यहां पर जो चर्चा हुई है वो सबसे पहले जो है बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में समराइज कर देता हूं कि माना जाता है कि जैसे हमारा भोजन है, तो ये जो भोजन है बच्चों, तो ये भोजन में मुख्य जो 3 चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा अगर बात की जाए तो हमारी रोटी है, हमारा जो चावल है, हमारे रोटी चावल
इसके अलावा आलू, इन सब के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा जो है मुख्य हमारे भोजन में मौजूद होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है, यानी हमारे शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, सब कुछ हमारे बॉडी में जो बना हुआ है प्रोटीन से बना हुआ है। तो जैसे आप मांस ले लिया आपने, ठीक है, मछली ले ली, इसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए तो मांस, मछली, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे दाल हो गई, ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन हो गई, तो इन सब में जो है ये प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा भोजन में तीसरी जो मुख्य चीज होती है वो होती है वसा, जिसे हम लोग फैट के नाम से जानते हैं। अब ये जो वसा होती है ये हमारे जितने भी जो ऑयल वाली जो चीजें होती हैं, तेल वाली जो चीजें होती हैं, घी वाली जो चीजें होती हैं, उनमें ये वसा पाई जाती है। वसा जो है वो हमें ऊर्जा भी देने का कार्य करती है, ऊर्जा देने का भी कार्य करेगी, और साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन होते हैं उनको घोलने का भी काम करती है। ठीक है, विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के नाम के विटामिन होते हैं, उनको घोलने का भी काम करती है। हमारे शरीर को जो है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको भी नियंत्रित करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये तीन मुख्य भोज्य पदार्थ में, भोजन में पाए जाने वाले मटेरियल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके अलावा जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो और क्या, मतलब हमारे भोजन में जो पाया जाता है वो क्या होता है, विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन होते हैं। ये जो विटामिन होते हैं बच्चों, ये बहुत छोटी मात्रा में हमारे शरीर में इनकी जरूरत होती है, लेकिन इसके बिना हमारा शरीर कार्य नहीं कर सकता है। तो मात्रा इनकी छोटी जरूरत होती है, लेकिन ये हमारे, इसके बिना हमारा शरीर जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, यानी जो वसा में घुल जाए, वसा में संरक्षित हो जाए, तो उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो इसमें से होता है विटामिन ए, डी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, वो विटामिन ए, डी, ई, के होता है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और दूसरा होता है पानी में घुलनशील। ठीक है, पानी में ठीक है, घुलनशील विटामिन होते हैं। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, तो विटामिन ये दो ये जो है कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार, ए, डी, ए, के और बी और सी। ठीक है, ये विटामिन कहलाते हैं। ये भी हमारे भोजन के मुख्य भाग होते हैं। इनके बिना जो है हमें, हमारा जो भोजन होता है वो पौष्टिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल अपनाते हैं। ठीक है, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए जरूरी होता है, विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी होता है, हमारे ई जो है हमारे सौंदर्य को मेंटेन करता है, हमारे शरीर में यंगनेस मेंटेन रखता है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इसके अलावा बी जो है वो हमारे शरीर की मांसपेशियों को बेहतर बनाने का, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको सही से एक्टिवेट करने का के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन सी जो होता है वो घावों के भरने के लिए और साथ ही साथ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने का काम करता है। इसके अलावा इस भोजन के अंदर होते हैं क्या, खनिज पदार्थ होते हैं। अब इस खनिज पदार्थ भी हमारे शरीर में बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है। कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए, हमारे जो हड्डियां होती हैं, हमारे दांत होते हैं, हमारे हृदय की जो चीजें होती हैं उनके लिए जरूरी होते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम है, सोडियम है, सोडियम जो है, और सोडियम है, पोटेशियम है, यह हमारे शरीर के अंदर जो भी ये तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो है वो हमारा आपका कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो जाता है। पोटेशियम का अपना अलग कार्य है, ये भी हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है और भी से। तो इस तरीके से बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में और हमारे शरीर के कह सकते हैं कि फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो भोजन इन सारी चीजों से मिला हुआ होता है, जिसमें एक प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, प्रचुर मात्रा में वसा होती है, प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है और खनिज होते हैं, ऐसा भोजन जो है वो एक तरीके से कहा जाता है संतुलित भोजन कहा जाता है। ऐसे भोजन को ही हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। तो और अगर ये संतुलित भोजन जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हों, अगर कोई लेता है तो डेफिनेटली वो निरोगी रहता है, उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। तो यही सब बातें यहां पर डिस्कस
की गई हैं इसके अंदर। इसमें कुछ चीजें जैसे कि कैल्शियम के बारे में इन्होंने बताया है कि दूध, सोया दूध, चीज, पनीर में पाया जाता है, अस्थि और दंत क्षय में सहायक होता है। आयोडीन जो है मिनरल है, खनिज पदार्थ है, जो हमारे शरीर के अंदर जो है वो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसके फंक्शन में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो गले में जो है स्वेलिंग हो जाती है, जिसे घींगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। इसके अलावा आयरन है, यह भी एक तत्व है, खनिज तत्व है, जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे हमारा शरीर जो है सही से कार्य करता है। तो यह आयरन भी जरूरी होता है। तो आयरन क्या करता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। फिर उसके बाद बात की गई है पोषक तत्वों के परीक्षण के बारे में, कि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ये पोषक तत्व मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो अगर बताया गया है कि अगर कहीं पर आपको पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ठीक है, यानी कि स्टार्च मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो वहां पर क्या है कि आयोडीन विलयन डालने पर यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला काला हो जाए तो इसमें मंड मौजूद है, यानी स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आपको पता करना है कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो आप उस पर आयोडीन विलयन डाल दीजिए। तो आयोडीन विलयन डालने से वहां पर स्टार अगर वो जो है नीला काला हो जाए, वो जो खाद्य पदार्थ अगर नीला काला हो जाए, तो इसका मतलब वहां पर स्टार्च मौजूद है। अगर आप मान लीजिए कि कागज रगड़ दीजिए किसी खाने पर और उस खाने पर जैसे लगे कि ऑयल्स का धब्बा सा बन जाए उस कागज पर, तो इसका मतलब ये खाना ऑयली है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल को यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाए तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो प्रोटीन का पता करने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। फिर संतुलित आहार मैंने आपको बता ही दिया। संतुलित आहार क्या होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, साथ ही साथ खनिज पदार्थ, साथ ही साथ विटामिन, इन सब की मात्रा जो है वो मतलब पर्याप्त मात्रा में हो तो वो संतुलित आहार होता है। इसके अलावा मिलेट किसे कहा जाता है, आजकल ज्वार, बाजरा, रागी, याद रखिएगा आजकल इस पर भारत सरकार काफी काम कर रही है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों को पोषक अनाज कहा जाता है, क्योंकि ये खनिजों और रेशों से समृद्ध होते हैं। इसमें खनिज और रेशे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इन्हें मिलेट्स कहा जाता है। तो रोटियां अगर हम गेहूं की जगह पर इनकी लें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा जंक फूड क्या है, जंक फूड वो जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें जो आपका चिप्स आप लोग खाते हैं, इसके अलावा जो मैगी खाते हैं, जो आप लोग शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, टॉफी खाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो नमक या बहुत ज्यादा सोडियम या बहुत ज्यादा जो है चीनी या बहुत ज्यादा जो है नमक अगर मिला हो, तो कार्बोहाइड्रेट मिला हो, तो ये सब हमारे शरीर को नुकसान कहलाती हैं, मतलब करती हैं, और इनमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं और ये मोटापे को और बहुत सारी हृदय जैसी बीमारियों को बढ़ाने का काम करती हैं। तो इन्हें जंक फूड कहा जाता है। फिर उसके बाद पाक पद्धतियों में भी बदलाव आया है, यानी कि पकाने का जो तरीका है वो भी वक्त के साथ जो है वो बदल गया है। अब जैसे पहले मिट्टी के चूल्हे पे पकाया जाता था, सिलबट्टे से जो है वो चटनी पीसी जाती थी, उसकी जगह पर आजकल जो है गैस चूल्हा आ गया है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स का यूज किया जाता है जिसमें चटनी पीसी जाती है। इसके अलावा जो है वो मील्स जो जहां पे हम गेहूं चावल को जो है वो उससे उसकी भूसी अलग करते थे, उसको करते थे, वो सब चीजें अब जो है एडवांस तकनीक उसमें यूज हो रही है। इसके अलावा जो है बात करी गई है भोजन के सम्मान के बारे में कि भोजन का सम्मान हमेशा हमें करना चाहिए, क्योंकि भाई भोजन ही हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और स्वास्थ्य ही परम धन है, ठीक है। तो ये सब बातें इस चैप्टर के अंदर की गई हैं, समझाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। अब हम लोग चौथे चैप्टर पर चलते हैं, चुंबकों को जाने। चुंबकों पर यह पूरा का पूरा चैप्टर है। तो चुंबक के इतिहास की बात की जाए तो चुंबक जो है सबसे पहले चुंबक पत्थर से, एक चुंबक पत्थर जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो एक विशेष प्रकार का पत्थर होता था जिसमें चुंबकीय शक्ति पाई जाती थी और उसका नाम था लोड स्टोन। तो लोड स्टोन चुंबक पत्थर कहा जाता था, उसमें चुंबकीय शक्ति को सबसे पहले देखा गया, जाना गया। ये बहुत ही पुराने जमाने में जाना जाता। तो ये नेचुरल होता था, प्राकृतिक होता था, ठीक है, जिसमें चुंबकीय शक्ति पाई जाती थी। उसके बाद हमने कृत्रिम चुंबक खुद बनाना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल मैग्नेट खुद बनाना शुरू कर दिया। अलग अलग विधियों से हमने अलग अलग तरीके से चुंबकत्व शक्ति वाले जो है वो कह सकते हैं कि
पदार्थों को बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें हम कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट के नाम से जानते हैं। आजकल जो है हम आर्टिफिशियल मैग्नेट अलग अलग तरीके से बनाते हैं और अलग अलग तरीके के ये होते हैं, जैसे छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट कहा जाता है, यू आकार चुंबक होता है, वलय चुंबक होता है और बेलनाकार चुंबक होता है। तो ये सब कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो है चुंबक की अगर बात की जाए तो चुंबक में हमेशा ये चीज होती है कि जो चुंबक वाले चुंबक होते हैं वो हमेशा लगातार चुंबकीय तत्वों को यानी चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ बच्चों क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिन्हें चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचने का कार्य करता है, तो उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, चुंबक उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, कांच हो गया, तो ये सब अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। चुंबक में दो तरीके के ध्रुव पाए जाते हैं। मैंने जैसे आप लोगों ने अभी इस चित्र के अंदर देखा कि चुंबक के अंदर दो ध्रुव पाए जाते हैं, जिनके अंदर अगर आप चुंबक के सामने कोई लोहे के छोटे छोटे बुरादे यानी कोई लोहे के छोटे छोटे पाउडर तरीके से लोहा जो पीस दें और उसके बाद उसको ऐसे डाल दें, तो दोनों तरफ जो है दोनों तरफ ये लोहे के छोटे छोटे जो बुरादे होते हैं वो दोनों तरफ जाकर चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपक जाएंगे। तो ये जो दोनों तरफ का ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही बलशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और इन्हें ही हम लोग पोल्स कहते हैं, यानी इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, दो तरीके के ध्रुव होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है मैग्नेटिक पावर पाई जाती है, जहां पर सारे लोहे के जो पार्टिकल्स होके जाकर चिपक जाते हैं। तो ये जो पोल्स होते हैं इन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि चुंबक की आकर्षण शक्ति उसके सिरों पर सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा चुंबक को जो ये ध्रुव होते हैं ये अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब ये होता है कि चुंबक को तुम कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, उसका हमेशा मान लीजिए कि मैंने इस चुंबक को बीच से तोड़ दिया, जैसे तोड़ दिया तो ये दो चुंबक बन गए। तो अब ऐसी कंडीशन में नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो फिर से जनरेट हो जाएगा। इसका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, इसका ये साउथ पोल हो जाएगा। तो मतलब यह है कि जो ध्रुव होते हैं ये अविभाज्य होते हैं। आप चाहे जितने छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, हमेशा जो नया टुकड़ा होगा वो अपना नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर लेगा। ठीक है, कर लेगा। इसके अलावा दिशाएं ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है वो चुंबक का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र लटके हुए चुंबक की मदद से हम जो है वो दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व का पता कर सकते हैं। जैसे कि कंपास होता है, चुंबकीय दिक्सूचक जिसे कहा जाता है, इसकी मदद से हम रास्ता तय करते हैं। यानी पृथ्वी के चुंबकत्व माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। तो जब कभी भी स्वतंत्र रूप से तुम चुंबक को ऐसे एक धागे से ऐसे लटका दोगे, धागे को एक चुंबक से बांधकर ऐसे लटका दोगे, तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगा। ठीक है, आकर इससे पता चलता है कि हमारे जो पृथ्वी है उसमें भी चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। और इसी के आधार पर बनते हैं कंपास, यानी कि जिसे चुंबकीय दिक्सूचक कहा जाता है, जो हमें रास्ता बताने का काम करते हैं। जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज वगैरह जो है वो इसी कंपास की मदद से जो है वो अपना रास्ता तय करते हैं। रास्ते का यानी दिशा का जो ज्ञान होता है वो इसी कंपास की मदद से करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। तो चुंबकीय दिक्सूचक कंपास वो कह सकते हैं यंत्र होता है जो इसी चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके क्या करता है, समुद्री जहाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब यह होता है कि अगर नॉर्थ पोल को तुम दो चुंबक के करीब लाओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। साउथ पोल को एक दूसरे के करीब लाओगे तो वो दूर भागेंगे। यानी कि समान जो ध्रुव होते हैं हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल जब पास में लाओगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। यानी दो चुंबक हैं, दो चुंबक में एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल अगर करीब लाओगे तो दोनों चिपक जाएंगे। लेकिन दोनों चुंबकों का अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल करीब लाओगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण का भी गुण जो है इसके अंदर पाया जाता है। चुंबक का निर्माण की अगर बात की जाए तो चुंबक की निर्माण की अगर बात की जाए तो लोहे की सुई को चुंबक के एक ध्रुव से, यानी कि लोहे की सुई ले लो और चुंबक के एक ध्रुव से उसको
खूब रगड़ो, जब रगड़ोगे तो उस लोहे की जो सुई होती है उसमें भी चुंबकत्व का गुण पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग चुंबकों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी जो है वो किसी तत्व या किसी मेटल के करीब लाई जाती, खास करके लोहे के पास, तो उससे भी चुंबकत्व का गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे चुंबक जो कि इलेक्ट्रिक की मदद से तैयार किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, विद्युत चुंबक के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, चुंबक को गर्म करने से, ऊंचाई से गिराने से या चुंबक को पीटने से उसका चुंबकत्व का गुण जो है वो खत्म हो जाता है। तो चुंबक को जो है, चुंबक का चुंबकत्व गुण गर्म करने, ऊंचाई से गिराने, हथौड़े से पीटने पर उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। सुरक्षित भंडारण करना चाहिए इन चुंबकों का। चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि उनके विपरीत ध्रुव एक साथ हों, उनके बीच में लकड़ी का टुकड़ा और सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए ताकि उनकी शक्ति बनी रहे, वरना ये अपनी जो है चुंबकत्व का गुण जो है वो लॉस करते जाते हैं। फिर आ जाता है 5th चैप्टर, लंबाई एवं गति का मापन। मापन की आवश्यकता और मानक मात्रक जो है यहां पर बात की गई इनके बारे में। तो हम लोग पहले जो जमाने में एंशिएंट काल में जो है वो चीजों को जो नापते थे वो जो है बालिश यानी हैंड स्पैन से, यानी ऐसे ऐसे करके नापते थे, ऐसे ऐसे करके नापते थे। लेकिन अब नई मात्रक प्रणालियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब आजकल जो है दूरी को नापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं या किलोमीटर का प्रयोग करते हैं या सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो 1 किलोमीटर जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर का होता है, और मतलब सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, मिलीमीटर हो गई। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, और फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आजकल जो मापन होता है लंबाई के मापन के लिए हम इसी प्रणाली का यूज करते हैं। इसे जो है एसआई यूनिट के नाम से जाना जाता है। मापन की सही तकनीक, किसी चीज को अगर आप मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, तो पैमाने की स्थिति को कैसे रखना चाहिए। तो पैमाने की स्थिति वस्तु के समानांतर होनी चाहिए और उसकी लंबाई के साथ सटा कर रखनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। आंख की स्थिति मापते समय क्या होनी चाहिए, आंख की स्थिति मापन बिंदु के ठीक ऊपर होनी चाहिए। आप ऐसे माप रहे हैं तो आपकी आंख ऐसे होनी चाहिए जिससे कि आप सही से रीडिंग ले पाएं। ठीक है, टूटे पैमाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर किसी स्केल से आप किसी चीज को माप रहे हैं तो उसमें कोई टूटा ना हो, नहीं तो पता लगा सही से मापन नहीं हो पाएगा। तो आपको मापने की सही तकनीक पता होनी चाहिए जिससे कि सही से आप चीजों को माप सकें, सही से उसको मेजर कर सकें। स्थिति और संदर्भ बिंदु क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप जैसे आप कहते हैं कि दिल्ली से प्रयागराज, ठीक है, दिल्ली से प्रयागराज मान लो 700 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां पर जो दिल्ली है, दिल्ली से प्रयागराज 700 किलोमीटर है, तो यहां पर जो दिल्ली है वो क्या हो गया, वहीं से आप क्योंकि नाप रहे हैं तो ये क्या हो गया, संदर्भ बिंदु हो गया, यानी कि रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो किसी वस्तु की दूरी या स्थिति का निर्धारण हमेशा एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, जिसे संदर्भ बिंदु कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है, तो यहां दिल्ली एक संदर्भ बिंदु है, मतलब किसी के संदर्भ में बातें की जा रही हैं। ठीक है, संदर्भ में बातें की जा रही हैं, किसी के संदर्भ में वो बात रेफरेंस पॉइंट कही जा रही है ना, कि यहां से उतनी दूर है या वो उतनी दूर है, हाँ यहां से वो उतनी दूर है, तो संदर्भ बिंदु होता है। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है। तो गति की परिभाषा क्या होती है, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति में कहा जाता है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह स्थिर कहलाती है। तो मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई संदर्भ बिंदु है, मान लीजिए कि दिल्ली एक संदर्भ, दिल्ली आपसे 70 किलोमीटर दूर है, तो दिल्ली हो गया यहां पर संदर्भ बिंदु। तो जैसे आप यहां पर जा रहे हैं तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब आप एक गाड़ी से चले जा रहे हैं तो लगातार उसके आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, और लगातार आपकी स्थिति में जो है वो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अभी जो है 70 किलोमीटर है, अभी 50 किलोमीटर बचा, 40 किलोमीटर बचा। इसका मतलब कि जो आप जिस भी गाड़ी से जा रहे हैं वो गति में है, तभी उस संदर्भ बिंदु के अकॉर्डिंग जो है वो लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंज आ रहे हैं। और अगर गाड़ी वहीं पर खड़ी रहती, अभी भी 70 किलोमीटर दिल्ली होती, तो इसका मतलब कि वो जो भी चीज मौजूद है वो स्थिर है। ठीक है, वो रेस्ट में है। ठीक है, अगर वो चल रही है, लगातार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, गति में है। ठीक है,
तो गति में है। गति जो है वो अलग अलग तरीके से होती है। जब कोई वस्तु, मान लीजिए कि एक वस्तु यहां से यहां ऐसे सीधी रेखा में जाती है तो इसे सरल रेखी गति के नाम से जानते हैं। एक सड़क पर जो चलती हुई कार है या पेड़ से गिरता हुआ फल होता है, सड़क पे गाड़ी चली जा रही है, दिल्ली आप चले जा रहे हैं तो इसका मतलब सरल रेखी गति में आप यात्रा कर रहे हैं। या अगर मान लीजिए कोई सेब है, सेब जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, सरल रेखी गति कर रहा है। इसी जगह पर वृत्तीय गति का मतलब होता है वृत्त में गति। ठीक है, वृत्त में गति, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे लगातार जो है वो चलती रहती है तो इसे वृत्ताकार पथ पर चलती रहती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कोल्हू का बैल है, वो जो कि कोल्हू का बैल है वो लगातार ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, हाथ से घुमाया हुआ पत्थर है, ये सब जो है वृत्तीय गति कर रहे हैं। दोलन गति क्या होती है? जब कोई अपनी मध्यमान स्थिति से, मान लीजिए ये दोलन गति ये होती है जब अपनी मध्यमान स्थिति से एक बार इधर की तरफ जाए, एक बार इधर की तरफ जाए, फिर वापस आ जाए, तो एक बार इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, तो ये कहलाती है दोलन गति। तो जब कोई वस्तु अपनी निश्चित स्थिति के इधर उधर आगे पीछे गति करती है तो इसे जो है वो दोलन गति कहते हैं, जैसे झूला या दीवार घड़ी का पेंडुलम। आवर्त गति क्या होती है? वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है। वृत्तीय गति और दोलन गति इसके उदाहरण है। तो इसमें क्या है कि जैसे वृत्तीय गति तुम कर रहे हो तो यहां से जाओगे तो एक समय के बाद फिर यहीं आ जाओगे, एक समय के बाद फिर यहीं आ जाओगे, एक समय के बाद फिर यहीं आ जाओगे, तो यह भी एक प्रकार की आवृत्ति गति है। यानी कि एक आवृत्ति का मतलब होता है कि बार बार रिपीट करना, वही चीज जो है एक समय के बाद रिपीट करते रहना, तो वो आवृत्ति गति होती है। इसका मतलब यह होता है कि वृत्तीय गति भी एक आवृत्ति गति है। इसी तरह से दोलन गति, अगर पेंडुलम है यहां जा रहा है, ठीक है, यहां पहुंचेगा फिर वहीं वापस आ जाएगा, फिर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जाएगा वापस आ जाएगा, इसका मतलब ये जो दोलन गति होती है ये भी आवृत्ति गति होती है, यानी बार बार रिपीटिटिव मोशन होता है, ये रिपीट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति और आवृत्ति गति। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हमारे आसपास की सामग्री क्या है। तो हमारे आसपास जो मटेरियल मौजूद होता है, सामग्री मौजूद होती है, उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। मूषा क्रूसिबल, पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। ये जो है संस्कृत में जो है एक श्लोक है तो उसको यहां पर मेंशन किया गया है। अब वस्तुओं और सामग्रियों की पहचान की जाती है तो हम लोगों के आसपास जो भी मटेरियल मौजूद होता है हम उसके आकार को देखकर, उसके रंग को देखकर, उसकी बनावट को देखकर हम उसकी पहचान सुनिश्चित कर लेते हैं। तो ऐसी जो भी चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं, जो आसपास की चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, जो अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं, उन्हें हम लोग सामग्री कहते हैं, उनको हम लोग मटेरियल के नाम से जानते हैं। इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। मैंने बताया कि आकार को देखकर, रंग को देखकर, कठोरता को देखकर, निर्माण सामग्री को देखकर हम इनको अलग अलग समूहों में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत करने में के जो है अलग अलग प्रकार के जो है प्रमुख गुण होते हैं। कुछ सामग्रियां जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, उन्हें द्युतिमान कहा जाता है। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, तो ये क्या कहलाती हैं? द्युतिमान कहलाती हैं। द्युतिमान का मतलब होता है चमकदार होती हैं। ये प्रायः किससे बनी होती हैं? आपको पता है धातुओं का गुण होता है चमकदार होना, तो धातुओं के अंदर एक पाई जाती है जो है वो गुण होता है चमक, उनके अंदर होती है धात्विक चमक होती है। तो ये गुण जो है वो ज्यादातर जो है वो धातुओं में पाया जाता है। तो द्युतिमान का मतलब क्या हो गया? जिसमें चमक हो, जैसे सोना, तांबा, लोहा, ये प्रायः ये द्युतिमान जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? धातुएं होती हैं। कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं जो चमकहीन होती हैं, उन्हें द्युतिहीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्युतिहीन कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, कागज हो गई, रबर हो गया, ये सब द्युतिहीन कहलाती हैं। कठोरता के आधार पर अगर हम लोग बांटें तो कुछ होती हैं जिनको अगर दबाया जाए तो आसानी से दब जाती हैं, उनको आसानी से अलग किया जा सकता है, उन्हें नर्म जो है पदार्थ कहलाती हैं। जैसे रबर हो गया, स्पंज हो गया। इसके विपरीत जिन्हें दबाना कठिन होता है उसे कठोर कहते हैं। तो हम लोग जो पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं उनकी नर्म पदार्थ और कठोर पदार्थों में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उनकी सॉफ्टनेस को देखते हुए। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा कुछ पदार्थ होते हैं पारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार चीजों को देखा जा सकता है। जैसे कांच है, हवा है, जल है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि चीजों को आर पार देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जिससे चीजों को आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे आर पार चीजों को नहीं देखा जा सकता, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं
नहीं देखा, जैसे लकड़ी का दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है, गत्ता है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। पारभाषी जो वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन साफ नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, मतलब कि धुंधला दिखाई पड़ता है, जैसे कि आप लोग जो फ्रॉस्टेड कांच होता है, ठीक है, या इसके अलावा जो है वो बटर पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें आर पार चीजें दिखाई तो पड़ती हैं लेकिन इतनी साफ नहीं दिखाई पड़ती है जैसा कि पारदर्शी में दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि जिनसे धुंधला दिखाई पड़ता है, आर पार धुंधला दिखाई पड़ता है, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब जल में घुलनशीलता के आधार पर जो है वो हम लोग घुलनशील और अघुलनशील जो है पदार्थों के रूप में हम पदार्थों को बांट सकते हैं। घुलनशील वो पदार्थ होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, फिर उसमें आप पता नहीं कर सकते हैं कि जल में जो है वो पदार्थ कहां मौजूद है, तो उसे घुलनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे जल में नमक घुल जाता है तो ये घुलनशील है, चीनी घुल जाती है तो घुलनशील है, ठीक है। जो चीजें नहीं घुलती हैं उन्हें अघुलनशील बोलते हैं, ठीक है, अघुलनशील बोलते हैं। जैसे कि रेत है, नहीं घुलती है, बुरादा है, नहीं घुलता है, तो ये अघुलनशील पदार्थ होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब इस आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, चीजों को वर्गीकृत करते हैं। तो चीजों के वर्गीकरण के अपने आसपास जो चीजें पाई जाती हैं उनके वर्गीकरण के अलग अलग जो है वो तरीके होते हैं। जैसे द्रव्य के आधार पर बात की जाए तो द्रव्य क्या होता, द्रव्य, मैटर, द्रव्यमान और आयतन के बारे में यहां पर बात की गई है। तो द्रव्य क्या होता है, जो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जो वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं, या इसको इंग्लिश में हम लोग मैटर के नाम से जानते हैं। तो शुद्ध द्रव्य को पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है, पदार्थ भी कहा जाता है। ये जो द्रव्य होते हैं, ये इनका जो सबसे छोटा रूप होता है वो एटम यानी कि परमाणु के रूप में जाना जाता है। और दुनिया में जो भी द्रव्य मौजूद हैं, जो भी मैटर इस दुनिया में मौजूद है, उनके पास एक गुण होता है, ठीक है, जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, जिसे हम लोग मास कहते हैं। तो ये जो द्रव्यमान होता है ये एक प्रकार का किसी भी मैटर का एक गुण है। कोई भी पदार्थ इस ब्रह्मांड में पाया जाता है, जिसके पदार्थ जो हमें आसपास दिखाई पड़ते हैं, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे द्रव्यमान कहते हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड में कभी चेंज नहीं होता है। अगर मैं जिस पदार्थ से बना हूं, अगर मेरा द्रव्यमान 60 किलोग्राम का है, तो ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर 60 ही किलोग्राम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान वह गुण होता है जो द्रव्यों के अंदर पाया जाता है, और ये ब्रह्मांड में कभी भी चेंज नहीं होता है। वेट चेंज हो जाता है। वेट क्या होता है, वह किसी भी जगह के ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो मेरा जो भार, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मेरा भार पृथ्वी पर कुछ और है, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी कुछ और है, गुरुत्वाकर्षण कुछ और है। उसी जगह पर चंद्रमा पर ग्रेविटी कम है, तो वहां पर मेरा भार अलग हो जाएगा। मंगल पर कुछ ग्रेविटी कुछ और है, तो वहां पर मेरा जो भार है वो अलग हो जाएगा, लेकिन मेरा द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। अगर चेंज होता है तो ग्रेविटी की वजह से भार चेंज होता है। इसके अलावा आयतन की बात की जाए तो द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। इसे लीटर या मिलीलीटर में नापा जाता है। तो द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। प्राचीन भारतीय वर्गीकरण आयुर्वेद में कैसे किया जाता था, तो प्राचीन भारत में भी पदार्थों के वर्गीकरण की उन्नत पद्धति थी। आयुर्वेद में भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए 20 गुणों 10 विपरीत जोड़े का उपयोग किया जाता था। यानी कि प्राचीन समय में भी हम क्या करते थे, पदार्थों को वर्गीकृत करते थे, और वर्गीकृत करने के लिए हम लोगों ने 20 गुणों को लिया हुआ था, जिसमें 10 गुण 10 जो है वो अपोजिट गुणों को लेकर हम लोग जो है वो चीजों को वर्गीकृत करते थे। जैसे गुरु कहा जाता था भारी को, लघु कहा जाता था हल्के को, शीत कहा जाता था ठंडे को, उष्ण कहा जाता था गर्म को, कठिन कहा जाता था कठोर को, और मृदु कहा जाता था कोमल को। इन गुणों का प्रयोग जीवित प्राणियों, पौधों, जंतुओं और भोजन के वर्णन के लिए किया जाता था। तो हमारे एंशिएंट टाइम में भी हम लोग पदार्थों को वर्गीकृत करते थे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ताप एवं उसके मापन का। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। अन्ना मणि एक बहुत बड़े टेम्परेचर के कह सकते हैं वैज्ञानिक थे, तापमान पर इनका काफी काम था, तो उन्होंने ये बात कही थी। तो ताप एवं उसके मापन की अगर बात की जाए तो ताप की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु या पिंड की गर्माहट या ठंडक की विश्वसनीय माप को उसका ताप कहा जाता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी अगर वस्तु है और या पिंड है तो उसकी वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, इस चीज को जांचने का या मापने का जो विश्वसनीय मापने का जो तरीका है उसे ही ताप कहा जाता है। उसकी जो मापन होता है उसे ही ताप कहा जाता है। ठीक है,
तापमापी क्या होते हैं? तापमान को नापने का जो कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, यंत्र होते हैं, उन्हें हम लोग तापमापी कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। तो किसी वस्तु या पिंड की वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इस चीज को जांचने का जो तरीका होता है, माप होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ताप कहते हैं। ठीक है, उसका जो विश्वसनीय माप होता है उसको हम लोग ताप कहते हैं। और तापमान को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यंत्र होता है, उसे हम लोग तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने के कई जो है वो है मात्रक हैं। जैसे सेल्सियस है, तो भारत में, जैसे भारत है, एशिया है, तो वहां यहां पर ताप को नापने का जो ये पैरामीटर जो है सबसे ज्यादा, ये जो पैमाना है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ डिग्री सेल्सियस में चीजों को नापा जाता है। इसके अलावा अगर यूरोपीय कंट्रीज में आप चले जाएं तो ताप नापने का जो तरीका है वो फॉरेनहाइट स्केल को यूज करते हैं, फॉरेनहाइट स्केल को यूज करते हैं। अक्सर जब आप लोग जो है वो डॉक्टर्स जो है वो बुखार वगैरह नापते हैं, तो इसी में भारत में भी डॉक्टर वगैरह जब बुखार वगैरह नापते हैं तो फॉरेनहाइट स्केल का ही यूज करते हैं। केल्विन स्केल ज्यादातर तो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो अपने साइंटिफिक जो टेम्परेचर होता है, जो लैब में जो टेम्परेचर होता है या ब्रह्मांड के टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन स्केल का यूज करते हैं। तो एक तरीके से माना जाए तो ये जो केल्विन स्केल होती है, ये साइंटिस्ट लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें कहीं पर भी अगर आपको केल्विन प्राप्त करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ दीजिए तो आपको केल्विन स्केल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वैज्ञानिक किसका यूज करते हैं? फॉरेनहाइट, यूरोपीय कंट्रीज में ज्यादातर यूज किया जाता है। हम सबके यहां सेल्सियस स्केल का यूज किया जाता है। डॉक्टर जो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं वो उसमें फॉरेनहाइट से ही जो है मापन किया जाता है। और माना जाता है कि एक इंसान का जो टेम्परेचर होता है वो कम से कम इतना होना ही चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। जो 98.6 फॉरेनहाइट में क्या आता है? 98.6 आता है। तो फॉरेनहाइट में इसकी स्केल होती है 98.6 फॉरेनहाइट, जबकि सेल्सियस में इसको ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक जो सामान्य ताप एक इंसान का होना चाहिए, इंटरनल टेम्परेचर होना चाहिए, वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फॉरेनहाइट होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर चला जाता है या इसके नीचे चला जाता है, अगर मान लीजिए कि इस टेम्परेचर से नीचे आपके शरीर का तापमान जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। और अगर इससे ऊपर का टेम्परेचर चला जाता है तो इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। तभी कहते हैं बुखार आ गया, हाइपरथर्मिया हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। हम लोगों के यहाँ जो ये जो डॉक्टर्स जो हैं जो यूज करते हैं, ये थर्मामीटर जो यूज करते हैं इस तरीके का होता है, तो इसमें हम लोग जो है टेम्परेचर को नापते हैं। तो इस टेम्परेचर को नापने, ऊपर चढ़ने या घटना जो होता है वो इसके अंदर पारा भरा होता है। ठीक है, थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है। तो पारा टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ता है या घटना है उसी के हिसाब से ये ऊपर नीचे चढ़ता है। इसी के हिसाब से हम लोग नाप लेते हैं कि एग्जैक्टली जो है वो कितना जो है वो बुखार है या नहीं है, या सामान्य तापमान, ये सब चीजें हम लोग थर्मामीटर के नाम से, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसके नाम से की मदद से नापते हैं। तो इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर जो है पारा भरा होता है। तो पारा क्योंकि विषैला होता है, टूट जाता है, तो जल्दी टूट भी जाता है। जो पारे वाला जो थर्मामीटर होता है जल्दी टूट भी जाता है। तो इसलिए अब आजकल हम लोग डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं, जिनमें से इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। और ये इंफ्रारेड किरणें आपके माथे से ऐसे कर दी जाती हैं, ऐसे टिक से बटन दबाई जाती है, आपके सर से ये इंफ्रारेड किरणें टकराती हैं, वापस आती हैं। तो इससे वो टेम्परेचर को तो इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। वो थर्मामीटर जो डिजिटल थर्मामीटर होता है वो जो है डिजिटल थर्मामीटर जो है उसके सेंसर पता कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपका टेम्परेचर क्या है। तो आजकल हम लोग डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं, जिनपे इंफ्रारेड किरणें जो हैं वो यूज की जाती हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें ध्यान ये रखने वाली बात होती है कि बार बार यूज करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मतलब साफ करते रहना। मान लीजिए एक मरीज को आपने जो है उससे उसका टेम्परेचर लिया, बाद में उसे धुला नहीं, तो पता लगा उसका इन्फेक्शन दूसरे मरीज को चला जाएगा। तो इसके अग्रभाग को अक्सर धुला जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी की बात की जाए तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रयोगशाला के अंदर जो हम तापमापी यूज करते हैं वो ज्यादातर जो होता है वो आपका इसका
केल्विन स्केल का यूज करते हैं। और हमेशा जो है हमारे जो प्रयोगशाला होती है, लैब होती है, उसमें जो थर्मामीटर होता है वो हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो नापने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा वायु का ताप और मौसम का पूर्वानुमान भी तापमान की स्थिति से पता लगाया जा सकता है कि बारिश होगी, कि तूफान आएगा, कि गर्मी होगी। तो ये सब चीजें जो है मौसम का पूर्वानुमान भी तापमान के के हिसाब से जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। अन्ना मणि 1918 से 2001 तक, 1918 में इनका जन्म हुआ, 2001 में जो है ये स्वर्गवासी हुए। इन्हें भारत की मौसम विदुषी कहा जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार किया, जिससे भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कम हुई और पवन व सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश अग्रणी बन पाया। ठीक है, तो ये महान वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थी जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, रोचक वैज्ञानिक तत्व क्या है? माना यह जाता है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग 0 केल्विन कहते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस या जिसे 0 केल्विन कहा जाता है, इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। और याद रखिएगा, इससे कम टेम्परेचर ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। यानी ब्रह्मांड में अधिकतम टेम्परेचर की कोई लिमिटेशन नहीं है। अधिकतम तापमान कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उसका जो है कोई लिमिटेशन आज तक नहीं बनाई गई है। लेकिन न्यूनतम तापमान इस ब्रह्मांड में अगर हो सकता है तो यह माना गया है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। तो इसे ही परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो परम शून्य ताप क्या होता है? परम 0 केल्विन को ही परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब, यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं जल की विविध अवस्थाओं की यात्राएं करते हैं। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। तिरुकुरल, ठीक है, कोई जगह पर लिखा होगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था क्या होती है? बर्फ जो है वो जल की ठोस अवस्था है। जो सामान्य जल होता है ये जल की जो है वो द्रव अवस्था है। और साथ ही साथ जो गैस यानी जो जलवाष्प होती है, वाटर वेपर होती है, वो जल की क्या होती है? गैसीय अवस्था होती है। इसका मतलब ये जो हमारा जल है वो 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाओं में ये पाया जा सकता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन की बात अगर की जाए तो अवस्था परिवर्तन यानी कि ये जो जल है ये अपनी अवस्था को परिवर्तन कर सकता है, यानी कि ठोस से द्रव में और द्रव से फिर ये गैस में बदल सकता है, या गैस से द्रव में और द्रव से वो ठोस में बदल सकता है। तो ये से ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई द्रव है, उसको टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इस तरह से समझिए कि आप जो है बर्फ है तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एक वक्त के बाद बर्फ जो है वो गलकर जो है पानी में यानी सामान्य द्रव्य में, सामान्य जल में बदल जाएगी। ठीक है, जल में बदल जाएगी और फिर टेम्परेचर वही बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, तो वो जो सामान्य जल होगा वो जो है वो वाटर वेपर बनकर, ठीक है, वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है तापमान बढ़ाने से या तापमान को कम, इसी तरीके से हम वायुमंडल में जो होते हैं, वाष्प होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, वो जो है अगर टेम्परेचर को कम करें तो फिर उसके बाद वो जल में और फिर जल जो है वो ठोस में यानी कि बर्फ में बदल सकता है। तो इसका मतलब ये जो जल होता है, ठीक है, ये अपनी अवस्था परिवर्तन करता है। ठीक है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में बदल सकता है। तो अगर द्रव को, ठीक है, तापमान की स्थिति बदलने पर अगर द्रव जो है वो वाष्प में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो इसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, इवेपोरेशन की प्रोसेस कहा जाता है। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है? जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है और कमरे के तापमान पर भी निरंतर होती रहती है। गीले कपड़ों का सूखना और फर्श पर पोंछा लगाने के बाद पानी का गायब हो जाना, यह वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। तो आप कपड़ा धुलते हैं, आप जो है वो उसको बाहर सुखा देते हैं, तो थोड़ी कुछ देर के बाद पंखा चला देते हैं तो वो सूख जाता है। तो इसमें क्या हुआ? जो जल आपके कपड़े में मौजूद था वो वाष्पीकृत हो गया, उसका वाष्पीकरण हो गया। ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जरूरी नहीं कि बहुत टेम्परेचर पर ही हो, या आपके रूम टेम्परेचर पर भी लगातार होती रहती है। संघनन की प्रक्रिया क्या होती है? जब जलवाष्प जो होती है, जो जलवाष्प है, जो वायुमंडल में जलवाष्प जब ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन की प्रक्रिया बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जल वाष्प के ठंडा होकर पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। उदाहरण के लिए ठंडे पानी के गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों का जमना वायु में मौजूद जल वाष्प के संघनन के कारण होता है। तो अगर अभी आप जो ठंडी का अगर वक्त में देखते होंगे आप लोग कि पानी, आप ठंडा पानी जो है वो या उस वक्त भी देखिए गर्मियों के दिन में ठंडा पानी आप रख दीजिए, तो ठंडा पानी रख दीजिए तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो है पानी की जो बूंदें हैं वो ठंडा पानी की जो ग्लास होता है उसके बाहर ऐसे नजर आने लगती हैं। तो ये क्यों होता है, वायुमंडल में जो जलवाष्प मौजूद होती है वो जब इस ठंडे ग्लास के संपर्क में आती है तो कूल हो जाती है और कूल होकर पानी में परिवर्तित होकर पानी के इस ग्लास के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। इसके अलावा पिघलना मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मान लीजिए कि आपका जो बर्फ है उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो पिघल जाएगी, ठीक है, यानी द्रव में बदल जाएगी, इसे पिघलना बोलते हैं। और अगर उसी द्रव को ज्यादा कम टेम्परेचर पर ले जाओ, उसी द्रव को यानी उसी पानी को अगर कम टेम्परेचर पर ले जाओ तो ये पानी धीरे 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 कूल होकर बर्फ में बदल जाता है। तो इसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं। तो पिघलना और हिमीकरण जो है प्रक्रिया होती है। तो ठोस बर्फ का द्रव में बदलना पिघलना कहलाता है, जबकि द्रव का ठोस में बदलना यानी कि बर्फ में बदलना हिमीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है इसको प्रभावित कौन कौन से कारण करते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे सबसे पहला जो कारण मतलब ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया यानी कि जल का वाष्प में बदल जाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो पहला, तापमान बढ़ने से हमेशा वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसी वजह से जब हम धूप में कपड़ा सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने की वजह से जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया यानी कि जो हमारा कपड़ा है उस पर जो जलवाष्प जो उस पे जल मौजूद है वो वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत तेजी से होने लगता है। इसका मतलब तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम कपड़ों को जो है वो ऐसे मतलब जैसे मोड़ कर अगर रख दें तो वो देर में सूखेगा, उसी जगह पे फैला के डाल दें तो जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसी वजह से जो फैलाए कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, मोड़ कर रखे गए कपड़े देर से सूखते हैं। इसके अलावा अगर वायु की गति, हवा की गति बहुत तेज होती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो इसी वजह से अगर बहुत तेजी से हवा चल रही है और अगर आप धूप में कपड़े डाल दीजिए तो जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हवा जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती है, ठीक है। वायु की गति जो होती है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती है। इसके अलावा जो फर्क डालता है वो आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वायुमंडल में मौजूद जल के कण। तो अगर वायुमंडल में जल के कण ज्यादा हैं यानी आर्द्रता वायुमंडल में ज्यादा है, वायुमंडल में पानी के कण ज्यादा हैं, जल के कण ज्यादा हैं, इसका मतलब आर्द्रता जो है हमारे वायुमंडल की ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। तब यहां पर जो हमारे कपड़े हम फैला दें और नमी हो पूरे, मतलब बारिश हुई है, बारिश के बाद हम जब कपड़े फैलाएंगे जो है धूप में या जो है वो अपनी छतों पर, तो ऐसी कंडीशन में कपड़े देर से सूखेंगे। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में पानी ज्यादा है और आपके कपड़े में भी पानी ज्यादा है। तो हमेशा चीजें अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि वायुमंडल सूखा हुआ था, वायुमंडल जो है उसमें पानी कम था, ठीक है, और आपका जो कपड़ा आपने टांग रखा था इसमें पानी ज्यादा था, तो वायुमंडल में पानी कम था, ठीक है, और यहां पर पानी जो है आपके कपड़े में ज्यादा था। तो मैंने आपको बताया कि चीजें अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। तो यहां पर कम था वायुमंडल में, यहां पर ज्यादा था, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी। तो मतलब अगर माहौल में सूखापन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके कपड़े से पानी निकल कर वाष्पीकृत जल्दी जल्दी हो जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन उसी जगह पे बारिश हुई है तो वायुमंडल में जो है वो पानी जो है वो अधिक मात्रा में है, आर्द्रता ज्यादा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और यहां आपके कपड़े में भी पानी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहां पर भी ज्यादा पानी, यहां पर भी ज्यादा पानी, तो यहां पर कम की स्थिति होती तो वाष्पीकरण प्रक्रिया तेज हो जाती। लेकिन यहां पर कम की स्थिति नहीं है वायु जल की, यहां पे ठीक ठाक अमाउंट में वाटर वायुमंडल में मौजूद है, तो यहां से यहां पानी जो है वाष्पीकृत धीमे होने लगेगा। यानी कि अगर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वो ज्यादा है, वायुमंडल में अगर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी,
धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सतह का क्षेत्रफल, तापमान और साथ ही साथ जो है वायु की गति वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं, लेकिन अगर आर्द्रता बढ़ती है वायुमंडल की तो वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमी कर देती है। तो होप ये बात भी आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। इसके बाद शीतलन प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट, वाष्पीकरण से शीतलन ठंडक पैदा होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए कि एक मटका है पानी का, तो अगर इसके मटका है तो इस मटके में पानी आपने भर दिया, ये मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो आपको पता नहीं चलने पाते हैं, ठीक है, आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये जो मटका है उसके अंदर जो छिद्र होते हैं, तो मटके में आपने पानी भरा तो इस पानी से, ये पानी जो है इस छोटे छोटे छिद्रों से निकलकर इस मटके के किनारे यानी कि इसके बाहर ऐसे इकट्ठा होता रहता है, और लगातार जो है हवा से, तापमान से ये पानी जो है इवेपोरेट होता रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस सतह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वहां से वहां का जो जल होगा वो जल वाष्प में बदलेगा, उस जगह के तापमान को, वहां के जो हीट होती है, वहां की जो ऊष्मा होती है, उसे अपने साथ जो है वो ये वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ा के ले जाते हैं। मतलब ये हो गया कि यहां पर जो भी पानी मौजूद है, ठीक है, पानी मौजूद है मटके के चारों तरफ, जब ये वाष्पीकृत होगा तो अपने साथ साथ यहां की जो ऊष्मा होगी उससे भी अपने साथ ले जाएगा, जिससे क्या होगा, ये मटका जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये जो मटके होते हैं हमारे पानी के, ये ठंडे क्यों होते हैं? ठंडे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पानी भरा होता है वो निकल निकल कर, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो बाहर आता रहता है, इसकी सरफेस पर आता रहता है, और हवा चलने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया तेज होगी तो ये जो किनारे वाला एरिया है ये पूरा ठंडा होने लगेगा, इसमें शीतलन होने लगेगा, जिसकी वजह से ये मटका ठंडा हो जाएगा और अंदर रखा पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, वाष्पीकरण से शीतलन, ठंडक पैदा होती है। तो लगातार, क्योंकि मटके में मिट्टी के मटके से लगातार वाष्पीकरण होता रहता है, इस वजह से जो है वहां पर वो मटका ठंडा बना रहता है और उसके अंदर रखा पानी भी ठंडा रहता है। इसी वजह से हम पसीना होता है और अगर हम पंखे के नीचे खड़े हो जाएं तो हमारा जो पसीना होता है वो इवेपोरेट होकर जब वाष्पीकृत होगा तो हमारे पूरी बॉडी को ठंडा कर देगा। इसी वजह से आपको पसीना हुआ है, पंखे के नीचे चले जाइए, आपको ठंड महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा है, तो हमारी सरफेस, हमारी सतह का जो ऊष्मा थी वो अपने साथ ले जा रहा है, जिससे कि मेरी बॉडी ठंडी होती चली जा रही है। इसी तरह से हमारे जो कूलर्स होते हैं, उसमें कूलर में जो बाहर पानी गिरता रहता है वो लगातार वाष्पीकृत होता रहता है। इसी वजह से वो कूलर के जो पैनल होते हैं वो ठंडे होते रहते हैं, और इसी वजह से हमेशा कूलर जो है वो हमारे घर के अंदर, कमरे के अंदर ठंडा जो है वो एयर भेजता रहता है, ठीक है, भेजता रहता है। बादल और वर्षा भी जो है इसी जलवाष्प के कारण ही होती है। लगातार जो है वो पानी जो है वो जो हमारे समुद्रों का पानी है वो जलवाष्प में बदलता रहता है, और उसके बाद बदलकर जो है ऊपर जब जाता है जलवाष्प तो ठंडी होती है, फिर उसके बाद जो है वो वर्षा की बूंदों का रूप लेकर जमीन पर गिरती है। तो बादल का जो निर्माण होता है, वर्षा जो होती है, या जो जल चक्र होता है, वाटर साइकिल होती है, ये सब जो है वाष्पीकरण के कारण ही होती है। इस वाष्पीकरण की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां। पृथक्करण विधियां के मतलब यह होता है कि चीजों को कैसे अलग किया जाता है, तो उसकी विधियों के बारे में यहां पर बात की गई है। तो पृथक्करण विधियों में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आ जाता है हैंड पिकिंग, हस्तचयन, किसी चीज को, आकार को देखकर, उसके रंग को देखकर, उसकी आकृति को देखकर उठा के अलग कर लेना। जैसे मान लीजिए आपने दाल ली, उसमें कंकड़ है, तो कंकड़ का आकार दाल से अलग है, तो आपने उठा के कंकड़ अलग कर लिए, तो ये तरीका कहलाता है हस्तचयन, हैंड पिकिंग कहलाता है, ठीक है। तो चीजों को अलग करने का ये एक तरीका होता है जिसे हैंड पिकिंग या हस्तचयन के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग में क्या होता है, कटे हुए जो अनाज होते हैं उनको, गट्टरों के दानों को अलग करने के लिए उन्हें लकड़ी के लट्ठे से पीटा जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जैसे कि गेहूं आपका कटा, तो गेहूं को खूब सारे उसमें बोरियां वो बना लिया, मतलब उसके छोटे छोटे जो है एक बंडल बना लिया, और उसको पीट कर उसके गेहूं अलग हो गए, उसका जो भूसा था वो अलग हो गया, तो इसे थ्रेशिंग कहा जाता है। फिर एक होता है ओसाई। ओसाई का मतलब विनोइंग होता है। विनोइंग इस तरह से की जाती है, जैसे आपने क्या किया कि वो भूसा है और गेहूं और भूसा जो है वो मिला हुआ है, तो आपने क्या किया, ऐसे करके ऐसे गिराना शुरू किया। सूप इसे बोलते हैं, जिससे जो हल्की चीज है वो नीचे गिरती जाएगी, भारी चीज जो है आपके उस जो
सूप कहा जाता है, उसमें रखी मतलब बनी रहती है, और बाकी जो हल्की चीज हवा से अलग हो जाती है और जो भारी चीज होती है वो दूसरी जगह अलग हो जाती है, तो इसे ओसाई या विनोइंग कहा जाता है। इसके अलावा ये सूप होता है, आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा, इससे से झटक झटक के जो है वो जो इसका धूल होती है या उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं आपके अनाज के, उसको अलग किया जाता है। तो इसे सूप कहा जाता है, और इसे जो है सीविंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चालन या सीविंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सॉरी वो ये ओसाई के नाम से जाना जाता है, विनोइंग के नाम से जाना जाता है। चालन क्या होता है? चालन में क्या होता है कि आप जो है किसी चीज को, जैसे आटे और चोकर वाला आटा है, उसको लेकर ऐसे छलनी होती है, उसको ऐसे 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 करते हैं, जिससे क्या होता है कि नीचे जो है वो आपकी मतलब कह सकते हैं आटा नीचे चला जाता है, और जो मतलब आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि चोकर होता है वो अलग हो जाता है। तो वो छलनी होती है ना, जैसे कि आपको जैसे आप लोग चाय को जो है वो अलग कर लेते हो, तो वो छन्नी से ही या छलनी से ही अलग करते हैं, तो ये सीविंग कहा जाता है, ठीक है। द्रव और ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए वाष्पीकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए नमक चीनी का मान लीजिए चीनी जो है पानी में मिलाई गई है, ठीक है, तो जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, फिर चीनी बच जाएगी या नमक बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग द्रव वो समुद्री जल से जो नमक अलग करते हैं वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। अवसादन क्या होता है? सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि चीजें जो भारी चीजें होती हैं उनको पानी में मान लीजिए से मिली हुई हैं, तो भारी चीजें धीरे धीरे करके उसकी तलहटी पर जमा हो जाएंगी, तो इस प्रक्रिया को अवसादन सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो जब किसी द्रव में भारी अघुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाता है तो उसे अवसादन कहते हैं। बर्तन को तिरछा करके ऊपर के द्रव को बिना हिलाए बाहर निकालना निस्तारण कहलाता है। चावल और दालों को धोते समय, तो आप लोग चावल और दाल को जब धोते हैं तो खूब धो लेते हैं, फिर पानी को ऐसे करते हैं तो पानी निकल जाता है, और जो चावल दाल होता है वो आपके बर्तन में बच जाता है, तो उसे हम लोग निस्तारण या डिकैंटेशन कहते हैं। तो अवसादन सेडिमेंटेशन में जो भारी जैसे कि भारी चीजें होती हैं वो उसकी तलहटी में इकट्ठा हो जाती हैं, पानी अलग हो जाता है, और तलहटी में जो है जो अवसाद होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इसे अवसादन बोलते हैं। बाकी जो है वो जो भारी चीज होती है वो मतलब जैसे दाल होती है, तो दाल रह जाए, पानी अलग हो जाए उसको धीरे, तो उसे बोलते हैं निस्तारण, डिकैंटेशन कहते हैं। निस्संदन जो प्रक्रिया होती है, फिल्टरेशन प्रोसेस होता है। ये जैसे आपका मैंने वही छलनी वाली बात बताई थी कि छन्नी वाली, जो कि जैसे चाय को छानने का काम करते हैं, चाय अलग हो जाती है, चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है, तो निस्यंदन कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधियों में मथना आता है, चरनी आती है। दही या दूध को ऐसे मथ कर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो दही दूध जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो मक्खन अलग हो जाता है, और साथ ही साथ जो है उसका मतलब दूध का और भाग जो होता है वो अलग हो जाता है, तो इसे मथना कहते हैं, चर्निंग कहा जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी लोहा या इस तरीके की चीजें जो हैं किसी मान लीजिए अनाज में मिली हुई हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चुंबक को गुजारते हैं उस अनाज के ऊपर से, तो जो लोहे वाली चीजें होती हैं वो चुंबक में जाकर चिपक हो जाती हैं, वो अलग हो जाती हैं, और हमारा अनाज जो है वो शुद्ध हो, मतलब एक तरीके से उसमें से इंप्योरिटीज अलग हो जाती हैं, तो इसे चुंबकीय पृथक्करण या मैग्नेटिक सेपरेशन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्रोतों में, नदी और महासागरों में बढ़ते प्रदूषण, जैसे जाल में फंसी प्लास्टिक की बोतलें पर चिंता व्यक्त की गई है। इसके साथ ही वैज्ञानिक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जटिल मिश्रणों को अलग करने के लिए अक्सर एक से अधिक विधियों का संयोजन की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजों से क्या होता है, अशुद्धियां अलग की जाती हैं, अशुद्धियों को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। फिर आ जाता है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इस चैप्टर के अंदर सजीव और निर्जीव को जो है वो समझाया गया है कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सजीव के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो अगर जो जीव सजीव के लक्षण व्यक्त करता है, या फिर कह सकते हैं जो भी पदार्थ आपके सामने रखा हुआ है या जो भी चीज आपको सामने नजर आ रही है, अगर उसके अंदर सजीव के लक्षण नजर आते हैं तो इसका मतलब वो सजीव है। सजीव के लक्षण क्या होते हैं, सजीव के लक्षण मतलब ये होता है कि जो भी सजीव वाली चीजें होंगी उनके अंदर एक गति होगी, मूवमेंट की
टेंडेंसी होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते हैं। मैं आपके सामने सजीव नजर आ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं एक जगह स्थान से दूसरे स्थान आसानी से मूव कर पा रहा हूं, तो इसलिए मेरे अंदर क्योंकि ये लक्षण पाया जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं सजीव हो सकता हूं। इसके अलावा मेरे अंदर वृद्धि पाई जाती है, मैं ग्रोथ, मैं पहले बचपन में छोटा था, फिर धीरे धीरे जो है वो बड़ा हुआ और आज इस तरीके से दिखाई पड़ रहा हूं, तो मेरे अंदर वृद्धि पाई जा रही, इसलिए भी मैं सजीव हूं। ये भी सजीव के लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो सजीव होते हैं वो लगातार न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही है? मतलब लगातार वो खाने से, भोजन से अपने आप को जो है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, तो उनके अंदर पोषण की क्षमता होती है। इसके अलावा सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन की मदद से वो क्या करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं, और ये ऊर्जा जो है वो ऊर्जा पैदा करते हैं, और ऊर्जा पैदा करके अपनी जो भी जीवन की जो भी कार्य होते हैं उनको कर पाते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया भी सजीव के लक्षण कहलाती हैं। इसके अलावा उत्सर्जन, जो भी वेस्ट मटीरियल किसी सजीव के अंदर मौजूद होता है उसे वो एक प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर से बाहर कर देता है, इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो ये भी सजीव के अंदर ही पाई जाती हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, यानी कि अगर मुझे यहां पर पिंच उभो दी जाए तो तुरंत मैं हाथ हटा लूंगा, जबकि निर्जीव ऐसा नहीं कर सकता। मेरे सामने डेस्क रखी, अगर मैं उसको सुई चुभाऊं, सुई क्या, आप हथौड़ा ठोंक दो तब भी वो नहीं दूर भागेगा। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिए कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर जो है वो एक उद्दीपन की प्रक्रिया होती है, एक स्टिमुलाई होता है, मतलब वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी कि जब भी उनको स्टिमुलस दिया जाता है वो हाथ जो है वो उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सजीव होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपना जनन करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो जो भी सजीव, निर्जीव ऐसा नहीं है कि पता लगा एक डेस्क आप मेरे सामने रखी हुई है, उसको हम यहाँ पे रख के गए, कल सुबह जो है एक छोटा डेस्क भी तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो सजीव होते हैं वो जनन कर सकते हैं, जबकि निर्जीव जो है वो जनन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सजीव का एक जीवन काल होता है, सजीव के जीवन काल हो तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर निर्जीव का क्या है कि अगर वो पत्थर की है तो बहुत सालों के बाद जो है वो धीरे धीरे इरोड होगी, खराब होगी। ठीक है, खराब होगी। तो सजीव के लक्षण जिनमें पाए जाते हैं ऐसी चीजें जो है सजीव कहलाती हैं। सजीव के लक्षण क्या है मैंने आप लोगों को बता दी कि उनमें गति होती है, वृद्धि होती है, पोषण होता है, श्वसन होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, जनन होता है, मृत्यु होती है। ठीक है, ये सारे जो है सजीव के लक्षण होते हैं। बीजों के अंकुरण की बात की जाए तो बीजे के जो अंकुरण होते हैं ये भी एक सजीव का लक्षण होता है। इसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो बीजों का जब अंकुरण होता है तो बीजों के अंकुरण के लिए पानी यानी जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इनको जो है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना ये जो है बीज के अंकुरण नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा एक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। तो तापमान, पानी और ऑक्सीजन, तापमान, पानी और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें आवश्यक होती हैं किसी भी बीजों के अंकुरण के लिए। जब ये बीज अंकुरित हो जाते हैं तो यही फिर आगे चलकर पौधों का रूप लेते हैं। तो बीजों के अंकुरण के लिए पानी, ऑक्सीजन और तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो है वो पौधों में वृद्धि की दिशा की बात की गई है। तो पौधे हमेशा जो है गुरुत्वाकर्षण की, कुछ पौधे होते हैं गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जो है वो उनके जो जड़ होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ग्रो करती हैं, और जो तने होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है वो वृद्धि करते हैं। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ नामक मशीन बनाकर यह सिद्ध किया था कि पौधों में उद्दीपनों को महसूस कर सकते हैं। मतलब इन्होंने जो ये जगदीश चंद्र बोस हैं, उन्होंने ये बात सिद्ध की थी कि जैसे जंतुओं में जंतु जो है वो किसी भी उद्दीपन यानी उनको अगर स्टिमुलस दिया जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, वैसे ही पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब ये है कि जैसे हम लोगों को जहर दे दिया जाए तो हमारे जो जंतु होते हैं वो मर जाएंगे, वैसे ही पौधों को अगर जहर दे दिया जाए तो वो भी मर जाएंगे। वो हवा, पानी या हर चीज के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि जंतु होते हैं, इंसान होते हैं। ठीक है, वैसे ही तो इन्होंने जो केस्कोग्राफ नामक मशीन बनाई थी वो उसको बनाकर ये इन्होंने दिखाया था कि पौधे भी जो है हर तरीके के स्टिमुलस के
को रिसीव करते हैं और हर तरीके की स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसमें जो है जीवन चक्र के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया, जैसे मच्छर का जीवन चक्र दिखाया गया है। इसके अंदर अंडा पहले होता है, मच्छर अंडे देते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और उसके बाद वयस्क जो है मच्छर पैदा होता है। इसी तरह मेढक का जीवन चक्र में जो है पहले जो है वो अंडा होता है जिसे जलांडक बोलते हैं, फिर भ्रूण बनता है, फिर टैडबॉल बनता है, फिर मंडूकक यानी फ्रॉकलेट बनता है और फिर वयस्क मेढक बन जाता है। ठीक है, तो हर एक जो जीव होते हैं उनका एक जीवन चक्र होता है और उस जीवन चक्र को वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मच्छर का और मेढक का उदाहरण दिया गया है। प्रकृति की अमूल्य संपदा के बारे में बात की गई है 11वें चैप्टर में, जिसमें आपको पता है वायु के बारे में, जल के बारे में, सूर्य और सौर ऊर्जा के बारे में बात की गई है। तो ये सब जो है प्रकृति की अमूल्य संपदा है, जिसमें वायु की अगर बात की जाए तो वायु में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन जो है 21% होती है, शेष जो है वो 1% में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल होती हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, जीवों के लिए आवश्यक होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उसी की वजह से हम श्वसन करते हैं और अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं और साथ ही साथ जो है हम जीवित रह पाते हैं। पानी के बिना हमारा शरीर या कोई भी जीव जंतु इस धरती पर मौजूद है वो इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। तो जल का भी अपना एक महत्व होता है। सौर ऊर्जा की, सूर्य अगर नहीं होता है तो पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे। वो खाना नहीं बनाएंगे तो जो छोटे जीव जंतु हैं जो उन पौधों पर निर्भर हैं वो मारे जाएंगे, वो नहीं जिंदा रहेंगे। तो जो जटिल जीव जंतु हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे। तो मतलब यह है कि सूर्य और सौर ऊर्जा भी एक प्रकार की बहुत ही जो है प्रकृति के कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही प्रकृति के अमूल्य संपदाओं में से एक हैं। ठीक है, इसके अलावा वन, अगर फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो ये पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये जो है पौधे नहीं होंगे तो ये वायुमंडल में जो गैसें हैं इनका संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जीव जंतु यहाँ पर नष्ट होने लगेंगे। तो इसीलिए हमारे पौधों को, हमारे पर्यावरण को बनाए रखना है। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन जो है वो चलाए गए, जैसे चिपको आंदोलन है जिसमें पेड़ को काटने से जो है वो मना किया गया, मतलब गांव वालों ने मना करने लगे। जब लोगों ने जबरदस्ती काटना शुरू किया तो वो उसी से जाकर चिपक गए, इसे चिपको आंदोलन कहा गया। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर वन महोत्सव मनाया जाता है जिससे कि वनों का संरक्षण किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा और भी जो प्रकृति के जो है वो वरदान है उसमें मृदा है, चट्टाने हैं, खनिज हैं, ये सब हजारों सालों से जो है वो इंसानों को हर तरीके की चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, इसके अलावा जो है जमीन है। ठीक है, जिस पे हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, अब इसमें संसाधनों का वर्गीकरण बताया गया है, जैसे नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पूरी हो जाती हैं, जैसे वायु, जल और सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। मतलब कि क्या है कि ये रिन्यूएबल है, रिन्यू की जा सकती हैं। मतलब कि जो है वो एक तरफ मतलब एक साइकिल में होते हैं, एक तरफ ये खत्म होते हैं, दूसरी तरफ नए तरीके से वो बन जाते हैं, तो वो जो है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय का मतलब एक बार खराब हो गए, जिनका भंडार सीमित है, एक बार खराब हो गए तो फिर दोबारा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये अनवीकरणीय संसाधनों में माने जाते हैं। फिर आते हैं पृथ्वी से परे। अब यहाँ पर स्पेस की थोड़ी बात की गई है, अंतरिक्ष की बात की गई इस चैप्टर के अंदर। माना जाता है कि ये जो तारा है, माना जाता है कि ये हमारे ये जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, ठीक है, गैलेक्सी में हमारा जो सूर्य है एक तारा है, एक छोटा सा तारा है जिसे सूर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह जैसे बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, वरुण है, ये इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा, ये जो सूर्य तारा है एक बहुत बड़े तारों के समूह जिसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं उसका भाग है। इस गैलेक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। आकाश गंगा, इस गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा, मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इस गैलेक्सी में अरबों सूर्य जैसे तारे हैं, अरबों यानी हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे इस गैलेक्सी में मौजूद हैं। ठीक है, इन अरबों तारों में से एक तारा है सूर्य, और इस सूर्य के फिर बहुत सारे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण, ये सब ग्रह हैं। और इस पृथ्वी पर हम लोग यहाँ पर रहते हैं। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है जिसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लौह तत्व पाए जाते हैं, तो इसे ये लाल कलर का दिखाई पड़ता है, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी
मिट्टी का रंग लाल है। बृहस्पति और शनि जैसे बाहरी ग्रह गैसों से बने हैं, तो ये गैसों से बने हुए जो ग्रह हैं वो बृहस्पति और शनि हैं। ये चारों ओर जो शनि ग्रह है इसके चारों तरफ वलय पाया जाता है, ठीक है, वलय पाया जाता है। और इसके अलावा जो है वो अलग अलग तरीके की आसमान में आप देखेंगे तो अलग अलग तारे हमको दिखाई पड़ेंगे, और ये जो तारे होते हैं वो एक निश्चित आकृति बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अलग अलग तारामंडल कहा जाता है। जैसे ओरियन तारामंडल है, शिकारी की आकृति का है। सप्तर्षि तारामंडल है, बिग डीपर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ध्रुव तारा है, ठीक है। ये सब जो है इन्हीं की मदद से क्या करते थे, जो प्राचीन लोग होते थे वो अपना रास्ता तय करते थे। उस वक्त तो ना जीपीएस सिस्टम था या ना कोई भी इस तरीके का सिस्टम तो था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, इन्हीं तारों की जो मूवमेंट होती थी उसी से ये पता लगाते थे हम सही दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उसकी मदद से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद चंद्रमा जो है वो उपग्रह, अब जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी ग्रह है। अब पृथ्वी के चारों तरफ जो है कोई भी ग्रह है, उस ग्रह के चारों तरफ उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई भी पिंड उस ग्रह का चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा जो है हमारा उपग्रह है, चंद्रमा क्या है, हमारा उपग्रह है। इसी तरीके से फोबोस डिमोस नाम का, इसी तरह से फोबोस डिमोस नाम का जो है वो उपग्रह है, वो जो है मंगल का उपग्रह है। तो जैसे हो गया, तो मैंने क्या बताया, गैलेक्सी हो गई, गैलेक्सी हो गई। गैलेक्सी जो है करोड़ों तारों का एक ग्रुप होता है जिसे गैलेक्सी कहते हैं। उनमें से एक होता है तारा, जैसे सूर्य है वो तारा हो गया, और तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो होते हैं ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह होता है, ठीक है, होता है। अब इसके अलावा धूमकेतु भी होते हैं। इसी तरह छोटे छोटे जो है ग्रहों के छोटे छोटे भाग होते हैं, जो ग्रह की तरह तो नहीं होते हैं लेकिन उनका बहुत छोटे छोटे उनके टुकड़े, मान लो उनके टुकड़े होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच एक उन्हें क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ग्रहों के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चारों तरफ इस सौर मंडल में मौजूद होते हैं, उन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और एस्ट्रॉइड का बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो है एक जगह पाए जाते हैं हमारे सौर मंडल में, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे ये क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा धूमकेतु होता है। धूमकेतु जो है वो बर्फ से, धूल से बना हुआ एक पिंड होता है, ब्रह्मांडी पिंड होता है, जिसमें जो क्या होता है, जब सूर्य के उसमें सूर्य के ताप की वजह से और अपनी गति की वजह से इसमें पीछे जो है गैस की ऐसे लेयर बनी होती, मतलब गैस की ऐसी धुआं टाइप का निकलता रहता है, तो इसे धूमकेतु कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे इस एस्ट्रॉइड बेल्ट से नहीं आता, ये हमारे बाह्य जो है वो सौर मंडल से या सौर मंडल के किनारे वाले भाग से आता है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो यही सब बातें इसके अंदर बताई गई हैं इस चैप्टर के अंदर, जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट कर दी। मैंने आपको बताया कि हमारी जो मिल्की वे है, जो हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर सूर्य एक तारा है, उसे मिल्की वे कहते हैं, मंदाकिनी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में देखी, इस पूरे के पूरे बुक में देखी। तो इस तरह से क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये 12 चैप्टर थे। इन 12 चैप्टर्स में क्या क्या चीजें दी गई हैं, मोटी मोटी सारी चीजें मैंने आप लोगों को समराइज कर ली। इसको कंप्लीट तरीके से मैंने आपको समराइज कर दिया कि क्या क्या चीजें इन 12 के 12 चैप्टर्स में दी गई हैं। तो होप कि बच्चों ये क्लास जो आप पढ़ने में कई घंटे लगा देते थे, इसको पूरी समरी मैंने आपको बनाकर दे दी। होप कि ये आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एनसीईआरटी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।